हेलो गाइस, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रिंस अब इसको अपने साथ लेके जाता है फिश टैंक के पास। फिश टैंक में मछलियाँ होती हैं जिसे अब इस देख रहा होता है। तभी होस्ट कहती है, ठीक है, ब्रेक का टाइम ख़त्म हो चुका है, हमें अगली एक्टिविटी पर आगे बढ़ना चाहिए। ये सुन के सभी लोग जो आराम कर रहे होते हैं वो लोग कहते हैं, क्या हम अभी ही अपनी ज़िंदगी से खेलेंगे, प्लीज़ हमें छोड़ दो। और ये सुन के प्रिंस कहता है अपने मन में, नेक्स्ट एक्टिविटी। तभी होस्ट कहती है, ओह डार्लिंग्स, अगले कार्य में भाग ना लेने का विकल्प चुन सकते हैं। आखिरकार खेल का दूसरा राउंड पहले ही खत्म हो चुका है। ये सुन के एक टकलू आदमी उड़ते हुए कहता है, बढ़िया है, चलो फिर से एक कमरा किराए पर लेते हैं और थोड़ी सी नींद ले लेते हैं। तभी बनी होस्ट हंसते हुए कहती है, लेकिन एक बात और है जो हर किसी को आज से जाननी चाहिए। एरिना अब से डार्लिंग्स के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराएंगी, खाना और आवास के लिए धन भी। डार्लिंग्स जो जीवित रहने के लिए धन कमाना चाहते हैं, प्लीज लिफ्ट पर चढ़ जाएं और अगले मैप की ओर जाइए। जो डार्लिंग्स भाग नहीं लेना चाहते हैं वे यहीं रुक सकते हैं। स्टाफ आपको शीघ्र ही सुपरमार्केट ले जाएंगे। जैसे ही वो बोलना खत्म करती है वैसे ही सामने की ओर से एक दरवाजा खुलता है, जिसे देख के प्रिंस अपने मन में कहता है, पिछली बार के दौरान प्रवेश द्वार वाले क्षेत्र पर सुपरमार्केट था, लेकिन अब ये लिफ्ट बन गया है। इस इमारत के कमरे क्या चल रहे हैं? तभी क्यूजी कहता है, मिंगवे क्या हम जा रहे हैं? तो मिंगवे कहती है, हाँ, हमारे पास केवल 200 रुपये बचे हैं। किसी भी स्थिति में ये हमें बाकी चरणों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ये सुन के प्रिंस अपने कार्ड की ओर देख के कहता है, हालांकि मुझे ये आशंका सता रही है कि आगे जो होगा वह बहुत खतरनाक होगा, पर मेरे पास सचमुच एक भी पैसा नहीं बचा है। ये कहते हुए उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल रही है। ये सब सोचते हुए वो अबीस की ओर अपना सर घुमाते हुए कहता है, अरे हाँ, मुझे अबीस को भी तो साथ लाना है। और अबीस प्रिंस को अपनी ओर देख के वो प्रिंस के करीब चला जाता है। तो प्रिंस उसे दूर हटते हुए कहता है, अरे तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? यह कह के वो अबीस से दूर भागने लगता है, मगर अबीस भी उसके और भी ज्यादा करीब आने लगता है, उसके एकदम पीछे पीछे ही चलने लगता है। तो इससे परेशान होके प्रिंस कहता है, अरे यार, तुम मुझसे थोड़ा सा दूर रहो, मुझसे 1 मीटर दूर रहो तुम। ये कहते हुए वो अबीस को धक्का देने लगता है, उसे खुद से दूर करने लगता है, मगर अबीस प्रिंस के एकदम क्लोजली पीछे से सटते हुए चल रहा होता है। इससे प्रिंस काफी ज्यादा इरिटेट होकर उससे चिल्ला के कहता है, अबीस, मैं इसके बारे में सीरियस हूँ, चलते समय मुझसे चिपके मत रहो। मगर अबीस का रिएक्शन ये होता है, आप क्या कह रहे हैं, मैं आपकी बात को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। उसे कुछ नहीं समझ में आता है तो वो जाके प्रिंस को गले ही लगा लेता है। इससे प्रिंस और भी ज्यादा इरिटेट होकर अपने मन में कहता है, डैम इट, अगर चीजें इसी तरह से चलती रही तो मेरा गुस्सा मेरे मेनोपॉज का कारण बन जाएगा। मैं अभी कुछ हार्मोन्स असंतुलन महसूस कर रहा हूँ। फिर वो अबीस को खुद से धक्का देते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता दूं अबीस, यदि तुम वैसा कर सकते हो जैसा मैं कहता हूँ तो मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना खरीदूंगा, कुछ ऐसा जो केक और कैंडी से भी अधिक स्वादिष्ट हो। ये सुन के अबीस थोड़ा झिझकता है और थोड़ी देर बाद उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा लार निकलने लगता है। ये देख के प्रिंस शॉक्ड होकर अपने मन में कहता है, वो झिझक रहा है। मानव भाषा ना समझने का उसका नाटक वास्तव में एक दिखावा था। ठीक है, तुम कमाल के हो, अब मुझसे चिपकना बंद करो। और इधर अबीस थोड़ा सा कांपता है कि जैसे वो खुद को रोक रहा है, मगर वो खुद को रोक नहीं पाता और प्रिंस के ऊपर कूद जाता है। और प्रिंस रोते हुए अपने मन में कहता है, मुझे इसके साथ जीना होगा, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? फिर सीन शिफ्ट होता है, लिफ्ट बंद होती है और हम लिफ्ट के अंदर काफ़ी सारे लोगों को देख रहे होते हैं जो कि प्रिंस और अबीस को एक किनारे कर दिए होते हैं। उन लोगों को ऐसे खुद से दूर देखकर प्रिंस अपने मन में कहता है, अबीस गहराई में एक अद्भुत निवारक है, वे हमारे बिल्कुल भी करीब नहीं आ रहे हैं। तभी उन लोगों के बीच एक छोटी सी लड़की अपना हाथ निकालते हुए कहती है, हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा कम जगह है,
फिर वो कैसे तैसे अपना हाथ निकालती है, फिर वो खुद भी बाहर निकल के आती है, मगर वो प्रिंस और अभी इसके सामने ही जाके गिर जाती है। उसे ऐसे खुद के सामने गिरता हुआ देख के दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर प्रिंस उससे पूछता है, क्या आप ठीक हो? ये सुन के वो लड़की जल्दी से खड़े होके कहती है अपना मुंह बनाते हुए, चलो भी, आप लोग तो महिलाओं को पहले जाने ही नहीं देते हो। आउच आउच आउच, दर्द हो रहा है। उस लड़की की ये बात सुन के प्रिंस अपने मन में कहता है, क्या आप आशा करती हैं कि सर्वाइवल गेम में भाग लेने वाले लोग महिलाओं को प्राथमिकता देने की नीति को कायम रखें? फिर वो लड़की अपना इधर उधर सर घुमाते हुए कहती है, यहाँ सचमुच बहुत ही ज़्यादा जगह है, वहाँ कोई क्यों नहीं है? तभी वो उस ओर देखती है तो वहाँ पे अभी इसकी लाल भरी आंखें देख के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर के नीचे गिर जाती है और कहती है, मेरा गिरने का कोई इरादा नहीं था, प्लीज़ मुझे चोट मत पहुँचाओ। ये कह के वो रोने लगती है। उसे इस तरीके की हरकतें करते हुआ देख के प्रिंस अपने मन में कहता है, हाँ, कैसे वो अब तक जीवित रहने में सफल रहे। और वो लड़की डरते हुए कहती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन अगर अभी से भी लोग इतनी डरते रहे तो यह वास्तव में उसके शरीर और दिमाग के विकास के लिए हानिकारक होगा। यदि मैं उसे किसी समुदाय में खुशी से एकत्रित होने में मदद कर सकूं तो यह संभवतः उसके डिजनरेशन वैल्यू में सहायक हो सकेगा, है ना? ये आइडिया उसके दिमाग में आते ही वो अभी इसके गालों को खींचते हुए कहता है, हे अपनी तरफ देखो, हमेशा लंबा चेहरा बनाते रहते हो। उसने हमारी छोटी सी सुंदरी को डरा दिया, है ना? ब्यूटीफुल लेडी, डरो मत। यह बदमाश स्टेज पार करते समय जंगली लग सकता है, लेकिन वह आमतौर पर कानून का पालन करने वाला और अच्छा नागरिक है। वह बहुत ही सादा प्यारा है। ये कहते हुए प्रिंस अब इसके हाथों को हिला रहा होता है। ये सब देख के लड़की शॉक्ड होके कहती है, अडोरेबल, क्या 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 यह मतलब है? पता चला कि मैंने उसे गलत समझ लिया था। ये कह के वो एक लंबी सांस छोड़ती है और उसे इस तरीके से देख के प्रिंस अपने मन में कहता है, बहुत भोली है ये। फिर वो हंसते हुए कहता है, तो अगर आपको वहाँ तंगी यानी कम जगह लग रही है तो आप यहाँ रुककर हम दोनों से बातें क्यों नहीं करती? ये सुन के वो लड़की मुस्कुराती हुई कहती है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? थैंक यू, बस मुझे युआन युआन कहो। मैं आप दोनों को कैसे संबोधित करूँ? तो प्रिंस कहता है, मेरा नाम प्रिंस है और उसे बस ए कहो। ठीक है ब्रदर प्रिंस ए। ओ, सौभाग्य से मैं आप दोनों से मिली। मैंने सोचा था कि यह बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। उस लड़की को ऐसे बात करते हुए देख के वहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं वो कहते हैं, अच्छे लोग। तभी वो लड़की आगे कहती है, इस विषय में बताते हुए ब्रदर प्रिंस, आप तो इतने मिलनसार व्यक्ति हैं, आप एरिना में क्यों आए? ये सुन के प्रिंस कहता, तो फिर सिस्टर युआन यहाँ किस लिए आई हैं? प्रिंस को किसी और से बातें करते हुए देख के अबीज अपना सर प्रिंस के कंधे पे रख के खुद के चेहरे को रब करने लगता है। तो प्रिंस उसे परेशान होते हुए कहता है, अबीज थोड़ी देर के लिए रुको, अब तुम क्यों खींच रहे हो? तभी वो लड़की कहती है, ओ, मैं मेरी दादी की बीमारी ठीक करने के लिए पैसे कमाने आई हूँ। मेरी दादी बहुत बीमार हैं। शुरू में मैं हार मानने के करीब थी, लेकिन मुझे अबिस एरिना का प्रमोशन फ्लायर प्राप्त करने का मौका मिला। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। इधर प्रिंस अबिस को खुद से दूर कर रहा होता है और वो लड़की को घूरते हुए कहता है, एक भाग्यशाली व्यक्ति, हाँ, ऐसे किसी खेल में नहीं घसीटा जाएगा। तभी डिंग डिंग की आवाज़ आती है और लिफ्ट एक झटके से रुकता है। तो अबिस प्रिंस को उसकी कमर से पकड़ लेता है और सभी लोग बात करने लगते हैं, लिफ्ट रुक गई है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत लंबा समय से नीचे गिर रहा था। फिर लिफ्ट का दरवाजा खुलने लगता है और होस्ट कहती है, डार्लिंग्स, हम आ गए हैं। और लोग लिफ्ट से बाहर निकलते हुए कहते हैं, आखिरकार अब हम लोग कहाँ पर हैं? कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा है। और होस्ट कह रही होती है, डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्सपेरिमेंट फील्ड में आप सभी का स्वागत है। ये सुन के
प्रिंस अपने मन में कहता है, डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सपेरिमेंट फील, यह नाम मुझे एक अशुभ एहसास दे रहा है। ये कहते हुए वो सामने की ओर चल के जाता है तो वो सामने की ओर देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि नीचे हरियाली होती है और वहाँ पर कुछ खूंखार वुल्फ जैसे दिखने वाले कुत्ते होते हैं जो कि मॉन्स्टर की तरह लग रहे होते हैं, जिन्हें देख के प्रिंस कहता है, यह क्या है। तभी होस्ट कहती है, जीवन यापन हेतु धन अर्जित करने के नियम। डार्लिंग्स एक्सपेरिमेंट फील्ड में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं और बाहर जा सकते हैं और मॉन्स्टर के टखने पर बंधे हुए मेटल आइडेंटिफिकेशन टैग को जब्त कर लें। जिंदा या मुर्दा, एक मेटल टैग को 200 रुपये के बराबर जीवन यापन निधि के लिए बदला जा सकता है। ये सुन के अभी इसके दिमाग में ये चलता है कि टैग को लूँगा, प्रिंस को दूंगा और प्रिंस स्वादिष्ट खाना लेकर आएगा। और पीछे से टकला कहता है, आपके लिए ये कहना आसान है, मॉन्स्टर का यह समूह इंसानों को नहीं खाता है ना। तो दूसरा कहता है, वे क्रूर जानवरों की तरह दिखते हैं, मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से इंसानों को खाते हैं। ये सुन के बनी कहती है, बिंगो, मॉन्स्टर पहले से ही इतने भूखे हैं कि उन्होंने अपने साथियों का शिकार करना शुरू कर दिया है। अब आप क्या करते हैं ये सोचिए, आप उन लोगों की नज़रों में हैं। ये सुन के प्रिंस थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, इन चीज़ों के मौजूद होने पर आत्मसंरक्षण भी कठिन हो जाएगा। टैग जब्त करना तो दूर की बात है और इधर नीचे सच में मॉन्स्टर अपने ही साथियों को मारकर खा रहे होते हैं। प्रिंस अपना सर घुमा के अबीस की ओर देख के कहता है, अबीस, चलो अभी इस प्रतियोगिता में भाग ना लें। रात में रहने की जगह ना होना छोटी बात है, हमारा जीवन उससे कई अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहते हुए वो सामने की ओर देखता है तो वहाँ से अबीस गायब होता है। उसे वहाँ ना देख के प्रिंस परेशान होते हुए नीचे की ओर देखते हुए कहता है, उस बदमाश ने ऐसा नहीं किया है ना, वो पहले से ही टैग जब्त करने के लिए नीचे चला गया है ना। इधर अबीस को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर को मार रहा होता है नीचे उतरते हुए। ये देख के प्रिंस काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर नीचे वो भी उतरते हुए कहता है, यह काम ऐसे नहीं चलेगा, मुझे उस बदमाश को वापस लाना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मगर वो जैसे उतर रहा होता है वो सीढ़ियों पर रुककर खुद में ही शक करते हुए कहता है, लेकिन अगर मैं अभी वहाँ जाऊँ भी तो मैं अबीस की क्या मदद कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वहाँ जाने से उसे और अधिक परेशानी होगी। वो ये सब सोचते हुए अबीस की ओर देख रहा होता है, जहाँ पे अबीस उन मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा डेंजरस तरीके से ख़त्म कर रहा होता है और उन लोगों से मेटल का टैग भी ले रहा होता है, जिसे ऊपर से देख के प्रिंस कहता है, ये पर्याप्त है, बहुत सारी जिंदगियां भी नहीं मिलेंगी, मुझे उसके अकेले चले जाने के व्यवहार पर लगाम लगानी होगी, प्लीज़ खुद को चोट मत पहुंचाना। यह सब सोच के वो चिल्लाते हुए कहता है, हे अबीस, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? यदि तुमने मुझे सुना है तो जल्दी से यहाँ आओ। ये कहते हुए वो शीशे के ऊपर टैप कर रहा होता है कि तुम मुझे नज़रअंदाज मत करो। तभी पीछे से मिंगवे कहती है, मिस्टर वांग, क्या आप उसके बारे में बहुत चिंतित हैं? आपके उस छोटे भाई को ऐसी चीज़ों से निपटना बहुत ही आसान लगता होगा, है ना? ये सब सुन के प्रिंस उसकी ओर थोड़ी देर देखता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ओह सिस्टर मिंगवे, मेरे भाई पर विशेष ध्यान दे रही हैं? ये सुन के मिंगवे कहती है, नहीं, एक ही तुलना में मुझे अभी भी आप में अधिक रुचि है मिस्टर वांग। ये सुन के प्रिंस चौंक के उसकी ओर देख रहा होता है। तभी मिंगवे कहती है, आप वहाँ उपस्थित सभी लोगों से अलग हैं, ऐसा लगता है जैसे आप हर समय बहुत डरे हुए रहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। इसके अलावा मेरे जैसे ठंडे व्यक्ति भी उन भयानक शवों को देखने के बाद लंबे समय तक भयभीत महसूस करेंगे, लेकिन आप केवल महसूस करते हैं नॉजियस, बस इतना ही।
मैं आपके विरोधाभासों को समझ नहीं सकती, इसलिए मुझे आप में बहुत दिलचस्पी है। ये सब सुनने के बाद प्रिंस थोड़ा सा हंसता है और कहता है, मिस, किसी दूसरे आदमी में दिलचस्पी लेना अच्छी बात नहीं है जब आपका बॉयफ्रेंड अपनी जान जोखिम में डाल रहा हो। क्या यह सही है? ये कहते हुए वो नीचे की ओर पॉइंट कर रहा होता है और नीचे उसका बॉयफ्रेंड अभी के साथ मिलके उस मॉन्स्टर को मारते हुए कह रहा होता है, मुझे ये जो मर रहा है वो दे दोगे? तो मिंगवे कहती है, आप फिर से विषय बदल रहे हैं। तो प्रिंस हंसते हुए कहता है, मैं क्यों ऐसा करूँगा? और नीचे अबीस को शायद प्रिंस की बातें सुनाई दे गई होती हैं, इस वजह से वो आ रहा होता है और प्रिंस खड़े होते हुए कहता है, सिस्टर मिंगवे, चिंता मत करो, मैं बहुत सामान्य हूँ और मैं भी सचमुच जीना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप यह बताना चाहें कि मैं लाशों से क्यों नहीं डरता, ऐसा संभव इसलिए है क्योंकि मैंने एक बार एक ऐसा शरीर को पकड़ा था जो यहाँ मौजूद शरीरों से कई सौ गुना अधिक भयानक था और पूरी रात रोया था। ये सब कहते हुए प्रिंस के चेहरे पे एक दुख भरी मुस्कान थी और इधर अबीस अपने हाथों में काफ़ी ज़्यादा मेटल के टैग लेके आता है और प्रिंस की ओर दे रहा होता है और इतने सारे टैग को देख के प्रिंस कहता है, इतने सारे? तुम मुझे सब कुछ दे रहे हो? तो अबीस बस अपना सर हिला के नोट करता है और प्रिंस एक लंबी सांस छोड़ते हुए उस टैग को लेते हुए कहता है, ठीक है, तो फिर हम इसका उपयोग आपके लिए स्वादिष्ट भोजन खरीदने और आज रात एक बड़ा घर खरीदने के लिए करेंगे। लेकिन अगली बार आप इतने इम्पल्सिव नहीं होंगे, बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करेंगे। यदि ऐसा कुछ फिर से घटित होता है तो आपको कार्य करने से पहले मेरे द्वारा हर बात पर गहराई से विचार करने तक प्रतीक्षा करनी होगी। सौभाग्य से उसका डिजनरेशन वैल्यू नहीं बढ़ा। ये सब सुनने के बाद अबीस अपना सर हाँ में हिला रहा होता है। तभी प्रिंस की नज़र अबीस के हाथ में एक मेटल टैग पर जाती है तो वो उस ओर पॉइंट करते हुए कहता है, रुको, यह टैग जो आपने पहना हुआ है, क्या मैं इस पर एक नज़र डाल सकता हूँ? तो अबीस अपने हाथ को प्रिंस की ओर कर देता है और प्रिंस उस मेटल टैग को अपने हाथों में लेकर, यह ठीक वैसा है जैसा अबीस ने जो नेम टैग पहना है, वह मॉन्स्टर के नेम टैग जैसा ही मेटल से बना हुआ है। ऐसा लगता है कि उसकी तरह मॉन्स्टर का यह समूह भी अंडरग्राउंड रिसर्च लैब से आया था। ये सब सोच के उस टैग को लेके प्रिंस अपने हाथ में क्लिंच करता है और अबीस की ओर देख के कहता है, अबीस, क्या मैं पैसों के बदले इस टैग को भी बदल सकता हूँ, क्योंकि वे एक जैसे ही हैं, है ना? ये सब सुन के अबीस प्रिंस की ओर ही देख रहा होता है और कहता है, नहीं। ये सुन के प्रिंस कहता है, हाँ, क्या इस दुष्ट ने वास्तव में अस्वीकार करना सीखा है? तभी अबीस प्रिंस की ओर आते हुए कहता है, केवल इसके साथ ही मैं बनूंगा। ये कहते हुए वो प्रिंस के हाथों की ओर जहाँ पे टैग वाला लॉकेट होता है उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो प्रिंस अपना हाथ उससे दूर कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। इस सडन एक्शन से अबीस कंफ्यूज होता है और प्रिंस अपने मन में कहता है, अबीस ने संभवतः उस कुत्ते के टैग को अपनी पहचान का प्रतीक समझ लिया है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में टैग पहनाने का मतलब है कि उसे मांस और अन्य चीज़ें खाने को मिलेंगी। वास्तव में 24 वर्ष अबीस के साथ भी ऐसा ही होता था। यह गलतफहमी अच्छी नहीं है। फिर वो उसके टैग को बाकी सभी टैगों के साथ मिक्स करके कहता है, चिंता मत करो, मैं बदले में कुछ दिए बिना आपका सामान नहीं लूँगा। इसके बदले में मैंने जो गले में हार पहना हुआ है वो कैसा रहेगा? यह एक गुआनियान पेंडेंट है, यह आपको सुरक्षित रखेगा। ये कहते हुए वो अबीस को पेंडेंट दिखाता है, फिर उस पेंडेंट को अपने गले से उतारते हुए कहता है, केवल पशुओं को ही पहचान के लिए टैग पहनाना आवश्यक है।
हम मनुष्य हैं। ये कहने के बाद वो अभीश को अपना लॉकेट पहना देता है और अभीश उस लॉकेट को पहन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। ये देख के प्रिंस कहता है, आप तय करें कि आपको कैसा जीवन जीना है जो आप पाना चाहते हैं। फिर एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है प्रिंस के बचपन का, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं, जब तुम बड़े होगे तो तुम किस तरह के व्यक्ति बनना चाहोगे जैक्सन। ये सुन के क्यूब सॉल्व कर रहा 9 साल का वांग जैक्सन कहता है, मैं डैडी की तरह प्रॉपर्टी टाइकून बनना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी इमारतें विकसित करना चाहता हूँ। फिर वो सोचते हुए कहता है, लेकिन ये बहुत सरल लग रहा है। आखिरकार मैं डैडी से कई ज़्यादा होशियार हूँ। और उसके डैडी के ऊपर कई किलो वजनी पत्थर उनके सर पे आके गिर जाता है। और इधर वांग जैक्सन कहता है, ओह तो फिर मैं कौन बनूं, आइंस्टाइन या बिल गेट। तभी वांग जैक्सन के डैड उसके कंधों पे अपना हाथ रखकर उस पर हंसते हुए कहते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति बनने की ज़रूरत नहीं है, है ना। डैडी को उम्मीद है कि जैक्सन बस स्वयं बन जाओ। ये कहते हुए वो जैक्सन को उठा लेते हैं अपनी गोद में। आप तय करें कि आपको कैसी ज़िंदगी जीनी है जो आप पाना चाहते हैं। फिर इसी के साथ शिफ्ट होता है कई सालों बाद। वांग जैक्सन अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए कहता है, डैड आप इन दिनों क्या कर रहे थे। आप हॉस्पिटल नहीं जाते और आप अपना फ़ोन भी नहीं उठाते। मैं जानना चाहता हूँ कि धोखा खाने और दिवालियेपन के कारण आप सचमुच बहुत दुखी हैं, लेकिन माँ की बीमारी भी बहुत गंभीर है। मैं स्कूल और अस्पताल के बीच आने जाने में लगभग अपनी सीमा पर पहुंच गया हूं। ये सब कहते हुए वो ऊपर की ओर देखता है तो वहां पर उसके डैड की लाश लटक रही होती है। वो देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होके कहता है, डैड। फिर इन रियलिटी अभीश प्रिंस के जैकेट को पकड़ के खींचता है, जिससे प्रिंस अपने होश में आता है और अभीश उसकी ओर देख रहा होता है क्वेश्चन भरी निगाहों से। तो प्रिंस अभीश की ओर देखता है और फिर हंसते हुए कहता है, चलो चलें, हम स्वादिष्ट खाना खरीदने जाएंगे। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट और लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।